हेलो स्टूडेंट, कल हम पढ़ चुके थे क्या? हिमांक का अवनमन पढ़ा था और क्वथनांक का उन्नयन पढ़ा था। क्वथनांक का उन्नयन क्या होता था? जब हम किसी विलायक में अभाज्यशील पदार्थ को घोलते थे तो उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती थी उसे क्वथनांक का उन्नयन कहते थे। और हिमांक का अवनमन क्या था? जब किसी विलायक में क्या घोलते थे? अभाज्यशील पदार्थ को घोलते थे तो उसके हिमांक में जो कमी होती थी उसे हिमांक का अवनमन कहते थे। अभी हम क्वथनांक के उन्नयन से अब चलेंगे। क्वथनांक के उन्नयन से ही रिलेटेड टॉपिक है जिसे हम कहते हैं मूलल उन्नयन स्थिरांक। मूलल उन्नयन स्थिरांक, मूलल उन्नयन स्थिरांक। इसमें क्या होता है? डेल्टा टी सफिक्स में बी का मान जो है वो अनुक्रमानुपाती होता है एम की। डेल्टा टी सफिक्स में बी का मान जो है एम के अनुक्रमानुपाती होता है। ये क्या है? ये है क्वथनांक का उन्नयन। और एम क्या है? मूलल सांद्रता, जिसको हम बोलते हैं मूललता। तो क्या लिखेंगे? क्वथनांक का उन्नयन। क्या? क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन किसके? क्वथनांक का उन्नयन मूलल सांद्रता के, मूलल सांद्रता के समानुपाती, मूलल सांद्रता के समानुपाती होता है। क्वथनांक का उन्नयन जो है मूलल सांद्रता के समानुपाती होता है। अर्थात क्या हो जाएगा? यही लिखेंगे, अर्थात डेल्टा टी सफिक्स में बी अनुक्रमानुपाती एम। अब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक लेंगे। यहाँ पर नियतांक होगा के सफिक्स में बी इंटू एम, और के सफिक्स में बी को ही हम कहेंगे मूलल उन्नयन स्थिरांक। क्या कहेंगे? मूलल उन्नयन स्थिरांक, मूलल उन्नयन स्थिरांक कहेंगे। ठीक है, यहाँ से m का फॉर्मूला रखेंगे। डेल्टा टी सफिक्स में b बराबर हो जाएगा के सफिक्स में b, और m का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू ए बटे में एम ए इंटू में डब्ल्यू बी गुणा में 1000, और ये है ग्राम में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? अगर हम डब्ल्यू ए बटे एम ए को मान लें 1 मोल, क्या मान लें? 1 मोल मान लें, और डब्ल्यू बी को मान लें 1000 ग्राम, तो यह 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा और इसका पूरे का मान 1 हो जाएगा। तो क्या होगा? डेल्टा टी सफिक्स में बी का मान जो है केवल के सफिक्स में बी के बराबर आ जाएगा। ये डेल्टा टी सफिक्स में बी का मान जो है के सफिक्स में बी के बराबर आ जाएगा। कब? जब डब्ल्यू ए बटी एम ए का मान 1 होगा और डब्ल्यू बी का मान 1000 ग्राम होगा। मतलब विलायक का जो भार होगा वो 1000 ग्राम होगा, और विलेय के मोलों की संख्या जो है वो 1 मोल होगी। विलेय के मोलों की संख्या 1 मोल होगी। तो इसी से परिभाषा बनेगी हमारी इसकी मूलल उन्नयन स्थिरांक की। किसकी परिभाषा बनेगी? मूलल उन्नयन स्थिरांक की। तो मूलल उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं? जब किसी अभाज्यशील पदार्थ के 1 मोल को, जब किसी अभाज्यशील पदार्थ के कितने मोल को? 1 मोल को 1000 ग्राम विलायक में घोलते हैं। जब किसी अभाज्यशील पदार्थ के 1 मोल को 1000 ग्राम विलायक में घोलते हैं तो उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे हम मूलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। तो उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे हम क्या कहते हैं? मूलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। एक बार फिर देख लो क्या होता है कि जब क्या करते हैं, जब हम किसी अभाज्यशील पदार्थ के 1 मोल को, जब किसी अभाज्यशील पदार्थ के 1 मोल को 1000 ग्राम विलायक में घोलते हैं, जब किसी अभाज्यशील पदार्थ के 1 मोल को 1000 ग्राम विलायक में घोलते हैं तो उसके हिमांक में जो वृद्धि हो, तो उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है वो किसके बराबर होती है? मूलल उन्नयन स्थिरांक के बराबर होती है। यही परिभाषा बन जाएगी। क्या है? जब किसी, और इसे डाल देंगे समीकरण नंबर 1 डाल देना। क्या डाल देना? समीकरण नंबर 1। इसमें क्या लिख रहे थे? जब किसी अभाज्यशील पदार्थ के, अभाज्यशील पदार्थ के 1 मोल को, कितने को? 1 मोल को 1000 ग्राम इसमें विलायक में घोला जाता है, 1000 ग्राम विलायक में घोला जाता है तो उसके हिमांक में जो वो, तो उसके क्वथनांक में, इसमें क्वथनांक में जो वृद्धि होती है, जो वृद्धि होती है उसे ही क्या कहते हैं? उसे मूलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। मूलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, नोट कर लो, इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर देंगे। ये परिभाषा बनेगी इस प्रकार से। इसे डाल देंगे समीकरण नंबर 1, क्योंकि अभी इसका यूज है। ये हो गया मूलल उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा। लिखो जल्दी। लिख ली?
ठीक है। अब देखिए, अब हमारी परिभाषा बनेगी इसी में, मोलर के बाद आएगी मोलर। समीकरण एक अभी लिखा देंगे, समीकरण एक दिख रहा है सबको। अब क्या आएगी, मोलर उन्नयन स्थिरांक। मोलर उन्नयन स्थिरांक क्या आएगी, मोलर उन्नयन स्थिरांक। ठीक है। अब इसमें मोलर उन्नयन स्थिरांक क्या होगा कि पहले हमारी थी मोलर उन्नयन स्थिरांक थी, तो मोलर उन्नयन स्थिरांक में मोलर उन्नयन स्थिरांक के समीकरण एक से, मोलर उन्नयन स्थिरांक के समीकरण एक से, कहाँ से, मोलर उन्नयन स्थिरांक के समीकरण एक से क्या करते हैं कि अगर हम 1000 के स्थान पर 1000 के स्थान पर 100 लिख दें, अगर हम 1000 के स्थान पर 100 लिखते हैं, 1000 के स्थान पर 100 लिखते हैं, तो क्या होता है, एक नया स्थिरांक प्राप्त होता है। 100 लिखने पर एक नया स्थिरांक प्राप्त होता है, जिसे हम के से प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम के से प्रदर्शित करते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं, मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। कितना हो जाए, अगर 1000 की जगह पे 100 हो जाए तो क्या होता है, तो एक नया स्थिरांक प्राप्त होता है। उस नए स्थिरांक को ही हम क्या कहते हैं, उसे हम के से प्रदर्शित करते हैं, उस नए स्थिरांक को ही हम मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। क्या है, क्या लिखेंगे, मोलर उन्नयन, पहले वाला है मोलर उन्नयन स्थिरांक के समीकरण एक में क्या करते हैं, 1000 के स्थान पर 1000 के स्थान पर 100 रखा जाए, 100 क्या किया जाए, 100 रखा जाए, तो एक नया स्थिरांक प्राप्त होता है। तो एक नया स्थिरांक प्राप्त होता है, तो एक नया स्थिरांक प्राप्त होता है, जिसे के से प्रदर्शित करते हैं, के से प्रदर्शित करते हैं, जिसे के से प्रदर्शित करते हैं। इस स्थिरांक को ही, इस स्थिरांक को ही क्या कहते हैं, मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ठीक है। अब समझिए, ये समीकरण एक था। अब हम क्या करेंगे, समीकरण एक में क्या करेंगे, 1000 की जगह हम कितना रखेंगे, लिख लेंगे पहले, अर्थात, अर्थात क्या होगा कि क्या हो जाएगा हमारा कि यहाँ पर जो के का मान जो है वो लगभग बराबर है के बी गुणे 10 के बराबर है। किसके बराबर है, 10 के बराबर। क्यों, क्योंकि हमने लिया था डेल्टा टी सफिक्स में बी का मान जो है वो बराबर, फॉर्मूला होता है के सफिक्स में बी इंटू में डब्ल्यू ए बटे में एम ए इंटू में डब्ल्यू बी गुणा 1000। अगर हम 1000 को लिख लें, 100 इधर लिख लें, गुणा में 10 इधर कर लें, तो लगभग के बी इंटू 10 जो है वो के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा के और यहाँ पर बचेगा 100। ठीक, तो ये बन गया। तो हम अगर हम क्या मानेंगे, मान लेंगे भाई, माना जैसे उसमें माना था डब्ल्यू ए बटे एम ए, डब्ल्यू ए बटे एम ए का मान कितना हो गया, 1, और डब्ल्यू बी का मान कितना हो गया, अब की बार माना है कितना, 100 ग्राम माना है। परिभाषा बनाने के लिए कितना मानेंगे, 100 ग्राम मानेंगे। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टी सफिक्स में बी का मान जो है कैपिटल के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल के बराबर हो जाएगा, जो हमारा क्या है, मोलर उन्नयन स्थिरांक। तो बिल्कुल उसी के तरीके से परिभाषा बनेगी। ये कितना लिया है हमने, 1 मोल लिया है। कितना लिया है, 1 मोल। तो क्या लिखेंगे, जब किसी अभावशील पदार्थ के 1 मोल को, जब किसी अभावशील पदार्थ के 1 मोल को, जब किसी अभावशील पदार्थ के 1 मोल को 100 ग्राम विलायक में घोलते हैं, जब किसी अभावशील पदार्थ के 1 मोल को 100 ग्राम विलायक में घोलते हैं, जब किसी क्या है, जब किसी अभावशील पदार्थ के 1 मोल को 100 ग्राम विलायक में घोलते हैं, तो उसके क्वथनांक में जो उन्नयन होता है, तो उसके क्वथनांक में जो उन्नयन होता है वो किसके बराबर होता है, वो मोलर उन्नयन स्थिरांक के बराबर होता है, या उसे हम मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। क्या है, क्या है, देखिए, किसी अभावशील पदार्थ के 1 मोल को 100 ग्राम जल में घोलने पर, किसी अभावशील पदार्थ के 1 मोल को 100 ग्राम जल में घोलने पर उसके क्वथनांक में जो उन्नयन होता है उसे हम मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। लिखेंगे यहाँ परिभाषा इन्वर्टेड कॉमा करके लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, जब किसी अवाष्पशील
पदार्थ के एक मोल को 100 ग्राम जल में 100 ग्राम जल में घोलते हैं तो उसके क्वथनांक में जो उन्नयन होता है उसे मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ये परिभाषा बनेगी, ठीक है। नोट करो, क्या होता है जब किसी अभावशील पदार्थ के एक मोल को 100 ग्राम जल में घोलते हैं तो उसके क्वथनांक में जो उन्नयन होता है उसे मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। नोट कीजिए। नोट करो जल्दी जल्दी जल्दी। चलो अब आगे चलते हैं। अभी क्या था, मूलल उन्नयन था, अब आएगा मूलल अवनमन। बिल्कुल सेम ऐसे ही छापना है, बस उन्नयन की जगह अवनमन कहा जाएगा और क्वथनांक की जगह हिमांक कहा जाएगा। देखिए अब पर हेडिंग क्या है हमारी, मूलल अवनमन स्थिरांक। मूलल अवनमन स्थिरांक। मूलल अवनमन स्थिरांक क्या होता है, ये भी बिल्कुल क्या लिखेंगे, क्वथनांक के उन्नयन की तरह लिख सकते हैं, की तरह क्या होता है, हिमांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन भी क्या होता है, मूलल सांद्रता के समानुपाती होता है। मूलल सांद्रता के समानुपाती होता है। सांद्रता के समानुपाती होता है। क्या होता है, क्वथनांक के उन्नयन की तरह हिमांक का अवनमन भी मूलल सांद्रता के समानुपाती होता है, अर्थात डेल्टा टी सफिक्स में एफ जो होगा वो अनुक्रमानुपाती होगा एम के। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह जब हटाते हैं तो नियतांक लेते हैं, यहाँ नियतांक लेंगे के सफिक्स में एफ, और जहाँ के सफिक्स में एफ ही हमारा क्या होगा, मूलल अवनमन स्थिरांक होगा। क्या होगा, मूलल अवनमन स्थिरांक होगा, ठीक है। क्या होगा, मूलल अवनमन स्थिरांक। अब क्या करेंगे, एम का फॉर्मूला रख दो सीधा, डेल्टा टी सफिक्स में एफ बराबर क्या हो जाएगा, के सफिक्स में एफ। एम का मान होता है डब्ल्यू ए बटे में एम ए इंटू में डब्ल्यू बी गुणा 1000। इसको मान लेंगे ग्राम, ये ग्राम में है तो क्या मान लेंगे, डब्ल्यू ए बटे एम ए का मान लेंगे 1 मोल। कितना मान लेंगे, 1 मोल। और डब्ल्यू बी का मान लेंगे 1000 ग्राम। बिल्कुल उसी प्रकार से परिभाषा बन जाएगी, उसमें क्वथनांक था, उसमें हिमांक होगा। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टी सफिक्स में एफ का मान जो है वो के सफिक्स में एफ के बराबर हो जाएगा। डेल्टा टी सफिक्स में एफ का मान जो है के सफिक्स में एफ के मान के बराबर हो जाएगा। क्या बनेगी, देखिए जब किसी अभावशील पदार्थ के एक मोल को 1000 ग्राम विलायक में घोलते हैं। जब किसी अभावशील पदार्थ के एक मोल को 1000 ग्राम विलायक में घोलते हैं, जब किसी अभावशील पदार्थ के एक मोल को 1000 ग्राम विलायक में घोलते हैं तो उसके हिमांक में जो अवनमन होता है, इसमें क्या चलेगा, हिमांक, तो उसके हिमांक में जो अवनमन होता है वो मूलल अवनमन स्थिरांक के बराबर होता है। क्या होता है, जब अभावशील पदार्थ के एक मोल को 1000 ग्राम विलायक में घोलते हैं तो उसके हिमांक में जो अवनमन होता है उसे ही हम मूलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। देखिए क्या परिभाषा बनेगी, लिखेंगे जब किसी अवाष्पशील पदार्थ के एक मोल को 1000 ग्राम विलायक में घोलते हैं तो उसके हिमांक में जो अवनमन होता है उसे क्या कहते हैं, मूलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। मूलल अवनमन स्थिरांक
कहते हैं। ठीक है, नोट करो पहले। फिर आएगा हमारा मोलर अवनमन स्थिरांक। क्या आएगा? मोलर अवनमन स्थिरांक। देखिए, नोट कीजिए इसको। चलो, अब क्या लिखेंगे? मोलर अवनमन स्थिरांक। बिल्कुल सेम हो जाएगा। इसमें भी इसको समीकरण क्या डालेंगे? 1 डालेंगे। इसको क्या डालेंगे? समीकरण नंबर 1। इसी की तरीके से इसमें भी लिखेंगे क्या? यहाँ हो जाएगा मोलर अवनमन स्थिरांक। परिभाषा में वही लिखेंगे। मोलर अवनमन स्थिरांक के समीकरण 1 में 1000 के स्थान पर 100 रखने पर जो स्थिरांक प्राप्त होता है लिख जाएंगे वही। ठीक है, ये लिख गया। क्या लिखेंगे? कौन सा था? मोलल। तो इसमें भी लिखेंगे मोलल अवनमन स्थिरांक। मोलल अवनमन स्थिरांक। मोलल अवनमन स्थिरांक। मोलल अवनमन स्थिरांक क्या है? मोलल अवनमन स्थिरांक के समीकरण 1 के समीकरण 1 में 1000 के स्थान पर 1000 के स्थान पर 100 रखा जाए, 100 रखा जाए तो क्या होता है? तो एक नया स्थिरांक प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, जिसे के से प्रदर्शित करते हैं। इसमें भी के रहेगा। के से प्रदर्शित करते हैं, जिसे के से प्रदर्शित करते हैं। इस स्थिरांक को ही क्या कहते हैं? मोलर अवनमन स्थिरांक कहते हैं। मोलर अवनमन स्थिरांक कहते हैं। अवनमन स्थिरांक कहते हैं। क्या हो जाएगा? अर्थात लिखेंगे। अर्थात जैसे उसमें लिखा था, क्या लिखेंगे? के जो है वो बराबर होगा के सफिक्स में f गुणे 10 के। तो क्या होगा? के सफिक्स में f गुणे 10 के। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा फॉर्मूला? डेल्टा टी सफिक्स में f बराबर के सफिक्स में f की जगह आ जाएगा क्या? के। और यहाँ 100 की जगह हो जाएगा, वो 1000 की जगह हो जाएगा 10। बिल्कुल उसी प्रकार से हो जाएगा। WA/MA को मान लेंगे कितना? 1 मोल। कितना मान लेंगे? 1 मोल मान लेंगे। अब ये 100 है तो लिख लेंगे WB बराबर मान लेंगे हम 100 ग्राम। कितना मान लेंगे? 100 ग्राम। तो क्या होगा? डेल्टा टी सफिक्स में f का मान जो है वो के बराबर हो जाए। के क्या है? मोलर अवनमन स्थिरांक। तो बिल्कुल उसी प्रकार से परिभाषा इसमें बनेगी। जब किसी अभावशील पदार्थ के 1 मोल को 100 ग्राम जल में या 100 ग्राम विलायक में घोलते हैं, 100 ग्राम विलायक में घोलते हैं, तो उसके हिमांक में जो अवनमन होता है उसे मोलर अवनमन स्थिरांक कहते हैं। समझ में आया? देखो क्या लिखेंगे। क्या होगा? जब किसी अवाष्पशील पदार्थ के 1 मोल को क्या करते हैं? जब किसी अवाष्पशील पदार्थ के 1 मोल को कितने में? 100 ग्राम जल में घोलते हैं, तो उसके हिमांक में जो अवनमन होता है, क्या होता है? अवनमन। जो अवनमन होता है उसे क्या कहते हैं? मोलर अवनमन स्थिरांक कहते हैं। उसे मोलर अवनमन स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, नोट कीजिए जल्दी से, अच्छे से नोट कीजिए। मोलर अवनमन स्थिरांक कहते हैं। यहाँ इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। ठीक, नोट कीजिए जल्दी।